हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सोना और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 4 का पार्ट 3। यस, इस पार्ट 3 में हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक 2.7 से, जो कि है मार्किंग मेथड्स। बिकॉज लास्ट टॉपिक पे मैंने 2.6 तक पढ़ाया था, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही थी तो मैंने वो कट कर दी थी एंड आई स्विच टू दिस। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2.7 से, दैट इज़ मार्किंग मेथड्स। ठीक है, सो मार्किंग मेथड्स क्या होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्किंग मेथड। अब देखो, कोई भी क्लोथ होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उस पर मार्क करते हैं कि कैसे हमें काटना होता है क्लोथ। जैसे हमें कोई भी क्लोथ को कटिंग करनी होती है सिलाई करने के लिए, तो उससे पहले उसे हम मार्क करते हैं ना। जैसे हम कोई भी पेपर पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, तो उससे पहले हम ड्रॉ करते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग अपने फैब्रिक पे भी मार्क करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कट करना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें सिलाई करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ स्पेस छोड़ना है। तो वो जो मार्किंग मेथड होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है ट्रेसिंग पेपर। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे ट्रेसिंग पेपर हम लोग बचपन में देखते थे, वो पर्पल से कलर का होता है, राइट। ऐसा ही फैब्रिक के लिए या फिर कह लो डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए अलग ट्रेसिंग पेपर आता है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को मार्क कर सकते हो। सेकंड आता है टेलर्स चॉक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, वो ट्रायंगल सी चॉक होती है, ट्रायंगल सी शेप की, ठीक है, कलरफुल चॉक्स होती हैं, मतलब कपड़े पे चॉक से ला दो तो वही टेलर्स चॉक हो जाती है मार्क करने के लिए। और थर्ड होता है आपका थ्रेड ट्रेसिंग, मतलब आप थ्रेड से वहाँ पे सिल देते हो। सिलाई ऐसे नहीं करते, मतलब कच्ची सिलाई कर देते हो, ताकि आपको पता चले कि अच्छा हाँ मैंने ये मार्क किया था। कच्ची सिलाई समझते हो ना, लाइक उसमें गिठान नहीं लगाते, बस उस वो थ्रेड उसमें अटका होता है, एक सिलाई के फॉर्म में होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये मैंने मार्क किया होता है। तो ये आपके 3 टाइप के मेथड थे, दैट इज़ मार्किंग मेथड। अब आगे चलते हैं हम लोग 2.8 पे, दैट इज़ पैटर्न लेआउट। अब यहाँ पे फिर से पैटर्न की बात हो गई। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ाया था, व्हाट इज़ पैटर्न। पैटर्न होता है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ अ गारमेंट, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कौन से मार्क्स का कितना क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट होता है। वैसे ही पैटर्न आपके गारमेंट कंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट होता है। लाइक आप कह सकते हो, एक ब्राउन पेपर पे बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी कटिंग्स होती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपका गारमेंट फॉर्मेशन होती है। सो वो जो पैटर्न लेआउट होता है, लाइक एक जाइंट पजल है। जैसे जिगसॉ पजल खेली होगी आप लोगों ने बचपन में, राइट। ऐसे ही पैटर्न लेआउट भी एक काइंड ऑफ जिगसॉ पजल है, जाइंट पजल है, जिसमें कि आपको अलग अलग पैटर्न पीसेस को इसके एक कह सकते हो लेंथ और विड्थ के हिसाब से इकोनॉमिकली उसे स्टेबलाइज करना होता है, किसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि जैसा आपका पैटर्न है वैसा आपका गारमेंट कंस्ट्रक्शन होना है, ठीक है। अब पहली चीज़ क्या करते हो कि आप लोग फैब्रिक को एक फ्लैट सरफेस पे रख देते हो। फिर उसके बाद जो आपके पैटर्न्स हैं उस फैब्रिक के ऊपर आप उन्हें पोजीशन देते हो, ठीक है। और स्टार्ट करते हो किससे, वन एंड ऑफ द फैब्रिक, मतलब एक एंड से स्टार्ट करते हो फैब्रिक के अपने जो भी आपके पैटर्न्स हैं उन्हें प्लेस करना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि जो सबसे लार्जेस्ट पीस होता है आपके पैटर्न का, ठीक है, वो आप सबसे पहले प्लेस करो, ताकि जो आपके बाकी के जितने भी आपके छोटे मोटे पार्ट्स हैं पैटर्न के, वो उसमें फिक्स हो जाएं। तो आपको पैटर्न को कुछ इस तरीके से फॉर्म करना होता है कि काइंड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही आपको बॉडी स्ट्रक्चर उसमें फॉर्मेशन देनी होती है। बट आपको पैटर्न पीसेस को इस तरीके से लगाना होता है, लाइक उसका लेआउट ऐसे बनाना होता है, जिससे कि आपका जो फैब्रिक डिज़ाइन है और फैब्रिक ग्रेन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म ना हो, मतलब वो ख़राब ना हो, और आपको अच्छे से आपका गारमेंट कंस्ट्रक्शन हो पाए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ 2.9 कंप्यूटराइज्ड मार्कर मेकिंग। ओके, अब इस टॉपिक में क्या है, इसमें हमें बताया गया है कि जितने भी आपके पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न पीसेस होते हैं गारमेंट के, जो कि पेपर पैटर्न पीसेस होते हैं, वो मैक्सिमम तो या तो डिजिटलाइज्ड होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में ड्राफ्ट किए हुए होते हैं, या फिर और क्या होता है, ताकि किस लिए, ताकि आपका जो गारमेंट है वो एकदम फिट बैठे। ओके, एक फ़िट बनाने के लिए आपके गारमेंट के जो पैटर्न पीसेस होते हैं उनको डिजिटलाइज्ड डिज़ाइन किया गया होता है, या फिर ड्राफ्ट किया गया होता है कंप्यूटर में, देन उसका प्रिंट ले लिया गया होता है। अब क्या होता है, जो आपके डिफरेंट टाइप के कटिंग होती हैं, ठीक है, सो अलग अलग फैब्रिक की अलग अलग तरीके से कटिंग मेथड्स होती हैं, लाइक उनके लिए उनकी प्रॉपर शेयर्स और टेक्निक्स को यूज़ करना होता है। अब 4 टाइप के ब्लेड्स होते हैं, सॉरी। पहला होता है प्लेन,
सेकंड इज़ सेरेटेड, थर्ड इज़ पिंकिंग एंड फोर्थ इज़ स्कैलोपिंग। अब पर ये ब्लेड्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये शीयर्स क्या होती हैं। शीयर्स मतलब आपकी कैंचियाँ, ठीक है, और कैंचियों के जो ब्लेड्स होते हैं काइंड ऑफ तुम कह सकते हो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अब 4 तरीके के ब्लेड्स क्यों भाई, फैब्रिक तो फैब्रिक है। अब जो कि प्लेन और सेरेटेड ब्लेड्स होते हैं ना, वो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो कि इंटरचेंजेबल हो, ठीक है, जैसे कि स्लिपरी फैब्रिक्स हो गए या ग्रिप नेट्स हो गए, उसके लिए आपके सेरेटेड ब्लेड्स यूज़ होते हैं। अब आपकी जो पिंकिंग और स्कैलोपिंग शीयर्स होती हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, सीम फिनिशेस को, मतलब जैसे धागे वागे निकल जाते हैं फैब्रिक को फिनिशिंग देने के लिए कौन से शीयर्स यूज़ होते हैं, पिंकिंग एंड स्कैलोपिंग शीयर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें श्योर रखना होता है हमेशा कटिंग करते समय कि जो हमारा ब्लेड है वो शार्प हो, क्योंकि अगर हमारा ब्लेड शार्प नहीं होगा तो हमारा फैब्रिक क्या हो सकता है, च्यू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप सब्ज़ी काटते हो, ठीक है, बट अगर चाकू आपका थोड़ा सा पैना नहीं हुआ, मतलब बटर नाइफ़ से अगर आप लोग काटना, अगर सोचो आप सब्ज़ी काट रहे हो और आप बटर नाइफ़ से सब्ज़ी काट रहे हो तो सब्ज़ी कटेगी, मतलब कट तो जाएगी बट बहुत अजीब आड़ी टेढ़ी सी कटेगी ना। ऐसे ही हमारे फैब्रिक में होता है, अगर हम फैब्रिक काटते हैं तो हमें क्रिस्प कैंची से काटना चाहिए, ना कि टेढ़ी मेढ़ी और कह सकते हो क्या कहते हैं उसे, जो शार्प नहीं होती, ठीक है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा है, जो शार्प नहीं होता उसे क्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है, जो शार्प नहीं होती उस चीज़ से थोड़ी काटोगे, उससे तो फैब्रिक ठीक से कटेगा ही नहीं, बल्कि हमारे धागे के धागे और निकल जाएंगे। सो ये था आपके 2.9 में, ठीक है, 4 तरीके के आपके ब्लेड्स होते हैं, मेन इसमें यही था। 2.10 आता है आपका कटिंग स्पेशल फैब्रिक्स। अब देखो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की उनकी कटिंग मेथड्स होते हैं। अब जैसे आपके फैब्रिक हो गए, डायरेक्शनल फैब्रिक्स हो गए, ठीक है, तो उनके लिए क्या होता है, दे हैड टू कट इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ नेप्ड फैब्रिक्स, ठीक है। नेप्ड फैब्रिक्स वो होते हैं जैसे कि वेलवेट हो गया, ठीक है, वेलवेट हो गया, फ्लीस हो गया, टेरी क्लॉथ हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हो फेक फर भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर ब्रश्ड डायमंड हो गया। सो ये सब आपके नेट फैब्रिक में आ जाता है, ठीक है। और तरीके के फैब्रिक होते हैं जैसे प्लेड फैब्रिक हो गया, स्ट्रिप्ड फैब्रिक हो गया, प्रिंट्स होते हैं फैब्रिक्स पे, ठीक है, कई बार अनयूजुअल प्रिंट्स होते हैं, उनके लिए अलग तरीके की फैब्रिक कटिंग होती है। लाइक जो चेक की टी शर्ट होती है, राइट, जो चेक की आप लोग टी शर्ट पहनते होगे या फिर कोई भी जैकेट पहनते होगे चेक की, ठीक है, तो उस पर अलग अलग अनयूजुअल एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है ना, वो जो चेक बने होता है, तो उस हिसाब से उसकी कटिंग करना कि पीछे का कपड़ा, आगे का कपड़ा, स्लीव का कपड़ा कोई भी किसी और डायरेक्शन में ना कट जाए, ठीक है। सो अनयूजुअल और यूजुअल प्रिंट्स होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, डायगोनल फैब्रिक्स होते हैं, डायरेक्शनल फैब्रिक्स होते हैं, और बॉर्डर प्रिंट्स भी होते हैं कई फैब्रिक्स में, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है कि उनका बॉर्डर ही ना काट दो, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा 7 मिनट्स, मतलब पूरे 8 मिनट्स के, मान लो हमारा सेकंड टॉपिक इस वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपना प्लैकेट पे, दैट इज़ योर थर्ड टॉपिक। अब प्लैकेट क्या होता है, मतलब वर्ड पहली बार सुन रहे होगे, है ना। सो प्लैकेट होता है आपका ओपनिंग ऑफ एनी क्लोथ, ठीक है, जैसे कि आपका शर्ट हो गई, स्कर्ट हो गई, ट्राउज़र हो गया, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो जो आपका टी शर्ट होती है, ठीक है, पोलो टी शर्ट देखी होती है, तो ऊपर से वो थोड़ी सी, मतलब उसमें 2-3 बटन होते हैं ना ऊपर, तो वो उसकी क्या है, ओपनिंग है, वहाँ से वो टी शर्ट के बटन लगे हुए हैं, तो वो उसकी ओपनिंग हो गई। अब वहीं आप देखते हो कि जहाँ वो ओपनिंग है वहाँ एक पट्टी लगी होती है, राइट, सो दैट द ओपनिंग को ही हम प्लैकेट कहते हैं, और उस जो पूरा लेआउट होता है उसको भी हम प्लैकेट कहते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ट्राउज़र देख लो, ट्राउज़र की जहाँ जिप होती है, जहाँ उसके बटन्स होते हैं, तो दैट इज़ योर ओपनिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड योर प्लैकेट। तो प्लैकेट को भी फॉर्मेशन होती है प्लैकेट की भी, राइट। अब जैसे मॉडर्न प्लैकेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, फैब्रिक की फेसिंग होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, फास्टनर्स उसमें रीइंफोर्स्ड होते हैं, जैसे कि बटन्स हो गए, स्नैप्स हो गए, जिपर्स हो गई। जैसे मान लो जैकेट है, ठीक है, जैकेट में तो जिप होती है आगे से, राइट, सो उसकी ओपनिंग में क्या होगी, जिपर, ठीक है। अब ट्राउज़र है, ट्राउज़र की ओपनिंग में क्या होगा, बटन होगा, राइट। शर्ट है, शर्ट की ओपनिंग में क्या होगा, बटन्स होंगे। सो दैट इज़ योर मॉडर्न प्लैकेट्स, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग टाइप के आपके फास्टनर्स बिल्ट होते हैं।
अब आप लोगों ने देखा होगा जहाँ भी आपके जो भी आपका क्लॉथ होता है, जहाँ भी उसकी ओपनिंग होती है, वहाँ से वो कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, राइट? ऐसा लगता है जैसे मुड़ा हुआ है, बट वो मुड़ा नहीं होता। वो इतना थिक क्यों लगता है? बिकॉज वो जो प्लेकेट होता है वो हमेशा वन से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ फैब्रिक से बनता है। ऐसा क्यों भाई? एक लेयर ऑफ फैब्रिक में भी तो ओपनिंग एक क्लोजर बन सकता है ना फैब्रिक का। बट ऐसे इसलिए क्योंकि वो जो आपका फैब्रिक है उसको स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। लाइक आप ओपन कर रहे हो या फिर आप क्लोज़ कर रहे हो, मान लो आपने अपना ट्राउज़र क्लोज़ किया, आपने अपनी शर्ट क्लोज़ करी, तो उसको सपोर्ट तो चाहिए क्लोज़ होने के लिए। वैसे तो वो ईजिली खुल सकता है, राइट? इस वजह से उसको एक से ज़्यादा लेयर ऑफ फैब्रिक के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ टाइप्स के आपके प्लेकेट दे रखे हैं। लाइक अभी इसमें अलग 2 जगह दे रखे हैं, ठीक है। अभी आपकी जो बुक है उसमें 2 जगह अलग टाइप के दे रखे हैं एंड 3 अलग दे रखे हैं। सो पहले हम उन 2 को पढ़ लेते हैं। जो आपकी बटन फ्रंट शर्ट, ठीक है, मतलब आपकी जो बटन फ्रंट शर्ट होती है, काइंड ऑफ शर्ट होती है, ठीक है, उसमें जो प्लेकेट होता है वो किसी सेपरेट क्लॉथ से ना लगा हो। लाइक उसमें कोई लेयर इतनी ज़्यादा ना हो, एक सेपरेट क्लॉथ ना चिपका हो उसकी प्लेकेट में, कह सकते हो। तो उस प्लेकेट को क्या कहते हैं? फ्रेंच प्लेकेट कहते हैं। देन अगर आपकी जो शर्ट है उसके जो बटन्स हैं, या फिर कह सकते हो आपकी जो भी बटन्स हैं या फिर ऑर्नामेंट्स हैं, वो आपकी कंसील्ड हैं एक सेपरेट फ्लैप में, मतलब एक अलग ही फ्लैप दी हुई है जिस पे वो बटन्स हैं, ठीक है। और वो रन किसके साथ कर रहे हैं? ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेकेट, मतलब जो आपकी जहाँ से ओपनिंग या क्लोजर है टी शर्ट की, वहाँ पे एक अलग ही फ्लैप दे रखी है जहाँ पे आपके बटन्स हैं, ठीक है। सो ऐसे प्लेकेट को क्या नाम देते हैं? फ्लाई फ्रंट प्लेकेट, ठीक है। तो आपके 2 इसमें हो गए। एक तो फ्रेंच प्लेकेट जिसमें कि एक सेपरेट पीस नहीं दिया जाता प्लेकेट के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा लेयर नहीं बनाई जाती प्लेकेट फॉर्मेशन के लिए, उसे हम कहते हैं फ्रेंच प्लेकेट। और जो आपका फ्लाई फ्रंट प्लेकेट होता है उसमें जो आपकी लेंथ होती है प्लेकेट की, लाइक जहाँ पे शर्ट्स के बटन लगते हैं वहाँ पे बटन्स रदर देन फैब्रिक पे लगने के बजाय एक अलग कह सकते हो एक अलग तरीके के फ्लैप पे लगता है, ठीक है। तो उस टाइप के प्लेकेट को क्या कहते हैं? फ्लाई फ्रंट प्लेकेट कहते हैं। देन आगे चलते हैं। देन आता है आपका द टाइप एंड लेंथ ऑफ प्लेकेट सिलेक्टेड डिपेंड्स ऑन। अब देखो हर तरीके बहुत सारे टाइप के प्लेकेट्स होते हैं, ठीक है, बट अलग अलग टाइप के प्लेकेट्स को अलग अलग टाइप की चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। और प्लेकेट की लेंथ को भी अलग अलग टाइप की कह सकते हो रीजंस की वजह से प्लेसमेंट उनकी अलग अलग जगह होती है। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला है आपका प्लेसमेंट ऑफ प्लेकेट। अब ये डिपेंड करता है कि प्लेकेट को किस तरफ लगना है, स्लीव की क्लोजिंग या अंडरिंग पे लगना है, ट्राउज़र पे लगना है, स्कर्ट पे लगना है, शर्ट पे लगना है, टी शर्ट पे लगना है, कहाँ लगना है, उस हिसाब से आपकी प्लेकेट की लेंथ डिसाइड होगी। उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका कौन से टाइप का प्लेकेट लगना चाहिए। सेकेंड आता है आपका फंक्शन ऑफ प्लेकेट, ठीक है। सो आपके प्लेकेट का फंक्शन क्या है? या तो वो ओपनिंग या क्लोजर दे रही है, ठीक है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसा रोल प्ले कर रही है बस सपोर्ट देने के लिए कपड़े को, ठीक है। सो फंक्शन पे भी डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो किस टाइप की होनी चाहिए। थर्ड है आपका स्टाइल एंड डिज़ाइन ऑफ गारमेंट। अब मान लो कोई गारमेंट बहुत ही हाई फाई, बहुत ही सितारे जमे हुए हैं उस पर, ठीक है। अब बहुत ही अलग अलग स्टाइल के डिज़ाइन के गारमेंट्स होते हैं, तो उन पर भी डिपेंड करता है कि वो जो आपका प्लेकेट है वो किस लेंथ का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। देन आते हैं हम यूज़ ऑफ गारमेंट। अब उस गारमेंट का यूज़ क्या है? अब मान लो आपका जो भी मान लो आपकी कोई घर की टी शर्ट है, ठीक है, आप डेली वेयर में उसे बाहर नहीं पहन सकते। अब उस पर प्लेकेट कैसा होना चाहिए? कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट। सो उस पर भी तो डिपेंड करता है कि आप गारमेंट को बाहर के लिए पहन रहे हो, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए पहन रहे हो, घर में पहन रहे हो, तो उस गारमेंट का यूज़ क्या है, उस हिसाब से उस फैब्रिक का या उस लेंथ का ध्यान रखते हैं हम उस प्लेकेट का, ठीक है। देन आता है उसका टाइप एंड वेट ऑफ फैब्रिक। अब फैब्रिक का जो टाइप होगा, लाइक मान लो कोई भी सिल्क का कपड़ा है, अब सिल्क के कपड़े पे प्लेकेट हम कॉटन की तो नहीं लगा सकते, सिल्क की ही लगाएंगे। और फैब्रिक अगर भारी हो और प्लेकेट का जो लेयर्स हैं वो हल्की हो तो फैब्रिक को सपोर्ट थोड़ी करेगा वो। सो उस पर भी डिपेंड करता है कि प्लेकेट का कौन सा टाइप होना चाहिए। देन आता है आपका केयर ऑफ़ गारमेंट। अब कुछ गारमेंट्स होते हैं जो कि बहुत श्रिंकिंग प्रोन होते हैं, ठीक है। कुछ गारमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो परेशान करते हैं यार, लाइक बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, मुझ जाते हैं,
किसी किसी को ड्राई क्लीन ही कराना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, कुछ हैंड वॉश्ड होते हैं कि ना ड्राई क्लीन करा सकते ना वॉशिंग मशीन में धो सकते, हाथ से धो लो, ठीक है। सो उस हिसाब से प्लेकेट का सिलेक्शन होता है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपने प्लेकेट लगा दिया कॉटन का, ठीक है, और आपका गारमेंट निकला बड़ा नाजुक सा, किसी और ब्लेंडेड फैब्रिक निकल गया, ठीक है। सो इसका महत्व का भी ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, लाइक आप कैसे उस गारमेंट की फॉर्मेशन कर रहे हो, इस पर तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप कौन से टाइप का प्लेकेट और कितनी लेंथ का प्लेकेट ले रहे हो उसके लिए। सो ये था डिपेंड्स, ठीक है, कि प्लेकेट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सी लेंथ का या कौन सी टाइप का प्लेकेट किस चीज़ पे लगना चाहिए। देन आता है आपका थर्ड टॉपिक में, दैट इज़ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेकेट। अब इसमें मेन 3 जो आपके प्लेकेट बताए गए हैं तो वो हैं आपके कंटिन्यूस प्लेकेट, सिंपल शर्ट प्लेकेट विथ फ्लेसिंग, ठीक है। तो आपके 3 टाइप के इसमें प्लेकेट्स बताए गए हैं। तो पहले पे आते हैं दैट इज़ कंटिन्यूस प्लेकेट। सो जो आपको ऊपर वाली इमेज दिख रही है, सबसे ऊपर वाली जिसमें रेड कलर का प्लेकेट यूज़ हुआ है, तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करी होगी इसमें कि जो जहाँ पे इसका वी पॉइंट बन रहा है, जहाँ पे जैसे ये वी में है या फिर ए में कह सकते हो, वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ से वो मुड़ रहा है, वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाई गई, राइट। वहाँ पे कोई भी कह सकते हो बीच में सिला नहीं गया कि वहाँ से उसे क्लोजर दे दिया होगा, एक कॉन्टिन्यूस सिलाई है। लाइक अगर आपने गला काट दिया, मतलब गला वैसे नहीं काट दिया, कपड़े का गला काट दिया, ठीक है, और उसके बाद आप उस पर प्लेकेट फॉर्मेशन कर रहे हो, तो आपने बीच में जहाँ पे पॉइंट ऑफ जैसे वी शेप का बना रहे हो अगर आप, ठीक है, तो बीच में आपने कोई भी वो नहीं दिया, सिलाई नहीं दी उसको इंटरसेक्ट करने के लिए, आपने कंटिन्यूस सिलाई कर दी, जैसे एक कपड़े को एक कपड़े से अटैच करते हैं, तो वो आपकी फॉर्मेशन क्या देता है, कंटिन्यूस प्लेकेट देता है, ठीक है। उसमें बीच में स्टिचिंग नहीं होती, एक कपड़े को दूसरे कपड़े पे सिल दिया जाता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेकेट इज़ डन। सेकंड आता है आपका सिंपल शर्ट प्लेकेट। अब लेफ्ट वाली जो इमेज है नीचे की वो देखो, अब इसमें देखो नीचे इसने सिलाई दी है, ये कंटिन्यूस प्लेकेट नहीं है, इसमें देखो वी शेप की फॉर्मेशन हो रही है, नीचे उसने सिल दिया है, वो एक यू नहीं बना रहा है, एक वी बना रहा है, ओके। सो दिस इज़ योर सिंपल शर्ट प्लेकेट, जो कि एक कंटिन्यूस प्लेकेट जैसा है बट नीचे इसमें सिलाई दे दी जाती है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। अब आता है थर्ड आपका शर्ट प्लेकेट विद फेसिंग, ठीक है। अब आपको थर्ड इमेज दिख रही है, शर्ट है, ठीक है। अब आपको बाहर एक स्ट्रिप दिख रही है जहाँ पे बटन्स लगे हैं और वो स्ट्रिप क्या है, वो फेसिंग है, ठीक है। तो आपकी शर्ट प्लेकेट एज यूजुअल प्लेकेट फॉर्मेशन हो रही है, पर इसमें फेसिंग दी गई है, अलग से आपको स्ट्रिप दिख रही है, दैट इज़ योर शर्ट प्लेकेट विद फेसिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लेकेट। अब इसमें नीचे वाली इमेज में देखते हैं, मैं तो भूल गई थी, मैंने तो इमेजेस भी रखी हैं, सॉरी। अब वो मैंने फ्रेंच प्लेकेट और फ्लाई फ्रंट प्लेकेट ऐसे ही पढ़ा दिया तुम लोगों को बिना इमेज दिखाए, अभी देख लो, ठीक है। अगर तभी समझ नहीं आया तो अब देख के समझ में आ जाएगा। ऊपर वाली इमेज देखते हैं, जैसे जो स्केच बना हुआ है। सो द थिंग इज़, ऊपर वाली में आपको दिख रहा है वो आपकी फेसिंग वाली है, ठीक है, जहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। ऊपर वाला जो आपको बॉर्डराइज दिख रहा होगा उसमें 3 बटन लगे हुए हैं। सो दैट इज़ योर काइंड ऑफ फेसिंग वाली प्लेकेट है वो आपकी, ठीक है, शर्ट प्लेकेट विद फेसिंग। एंड जो दूसरा आपका वी शेप में है जिसमें कॉलर भी दिए गए हैं, वो आपकी क्या है, सिंपल शर्ट प्लेकेट, ओके। अब नीचे आते हैं, नीचे ये आपको 3 आदमियों की फ़ोटो दिख रही होगी जिनके सर काट दिए मैंने, हाँ, ताकि पूरा ध्यान आपका शर्ट में जाए। सो फर्स्ट इज़ दैट नॉर्मल प्लेकेट, ठीक है। नॉर्मल प्लेकेट क्या है, आपका सिंपल शर्ट प्लेकेट है, ठीक है, विद फेसिंग, ये आपका नॉर्मल हो गया। सेकंड आता है फ्रेंच प्लेकेट। अब इस फ्रेंच प्लेकेट में आप अगर गौर से देखो, इसे थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे जूम कर लेना, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें अलग से स्ट्रिप नहीं दी गई, मतलब इसमें फेसिंग नहीं दी गई प्लेकेट की। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फ्रेंच प्लेकेट। अब ऐसे प्लेकेट्स में क्या होता है, सपोर्ट भी नहीं मिलता ज़्यादा। अब स्ट्रिप दोगे तो थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा, राइट, बट इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। सो दिस इज़ योर फ्रेंच प्लेकेट। अब थर्ड आता है फ्लाई फ्रंट प्लेकेट। अब आप देख रहे हो यार इसमें तो बटन ही नहीं है, ये बंद कैसे है, ठीक है। सो बटन अंदर की तरफ हैं इसके, मतलब अंदर की तरफ इन द सेंस ऐसे नहीं कि अंदर की साइड लगाए हुए हैं, ये एक स्ट्रिप है ऊपर से, ठीक है, इसके अंदर बटन से अटैच्ड हैं और मतलब 2 स्ट्रिप्स हैं, एक तो जो वाइट पट्टी कवर कर रही है और एक अंदर
जिसमें कि बटन्स लगे हुए हैं और वो टाइड है शर्ट, ठीक है। ये वाली शर्ट आपकी मेनली टाइज के नीचे पहनी जाती है, मतलब टाई वाई पहनते हैं और कोट वोट डालते हैं तो तब ये पहनी जाती है ये वाली शर्ट। बट दिस प्लैकेट की बात कर रहे हैं, हम शर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सो इस प्लैकेट को हम कहते हैं फ्लाई फ्रंट प्लैकेट। सो होप इट्स क्लियर। थर्ड बी कंप्लीट हो गया टॉपिक। यस यस यस। अब हम चलते हैं यार, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, अभी थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। फोर्थ टॉपिक पे आ गए, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है। सो फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का नेक लाइन फेसिंग। अगर देखो तुम लोगों को लग रहा है ना कि यार ये जो 2x पे पढ़ा रही हैं बिल्कुल ही दिख 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 एकदम ही गाए जा रही हैं, ठीक है, मज़े नहीं आ रहे पढ़ने में, तो मैं जानती हूँ यार। एक्चुअली जो बच्चे अगले साल देखेंगे वीडियो, जब उनके एग्ज़ाम आने वाले होंगे, वो सोचेंगे कि अरे ये क्या कर दिया इन्होंने। बट अभी मैं बता दूँ, अभी जो तुम लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं मैं जानती हूँ, ठीक है। 19th को ही तुम्हारा एग्ज़ाम है और आज 13 तारीख हो चुकी है, शेट, ठीक है। सो आई नो, इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ कि फटाफट तुम लोग रेडी कर लो अपना, और इसके बाद शायद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी निकालूंगी। सो अभी फालतू की बातें नहीं करेंगे, हम फोर्थ टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज़ नेक लाइन फेसिंग। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ और नहीं जा रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूट्यूब में, जाके आप लोग ना इसे स्लो डाउन कर सकते हो। लाइक मेरे को जब फास्ट सुनना होता था किसी का, तो मैं उसे 2x पे कर लेती थी या फिर 1.5x पे कर लेती थी, तो मेरा सही रहता था। और चलो अभी हम पढ़ते हैं। अगर तुम लोगों को लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ तो ऐसे कर सकते हो, मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया है। हाँ हाँ। सो द थिंग इज़, अभी हम पढ़ रहे हैं फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ नेक लाइन फेसिंग। छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें ये दिया गया है कि जो आपकी नेक लाइन्स होती हैं, लाइक इसमें स्पेसिफिकली नेक लाइन की बात कही गई है, जो आपके गले होते हैं आपके फैब्रिक के, ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप की फेसिंग होती है। फेसिंग क्या होती है, वो एक काइंड ऑफ कह सकते हो एक रॉ एज होता है फैब्रिक का, ठीक है, फिनिश्ड रॉ एज होता है गारमेंट को सपोर्ट देने के लिए। लाइक जहाँ पे आपकी नेक लाइन फिनिश हो रही है वहाँ ऐसी थोड़ी सिलाई करके छोड़ सकते हैं। सो उसको सपोर्ट देने के लिए या फिर उसको अच्छा एक कह सकते हो लेआउट देने के लिए उसको फेसिंग उसमें डाली जाती है। सो आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं फेसिंग की। फर्स्ट इज़ योर शेप्ड फेसिंग, सेकेंड इज़ योर एक्सटेंडेड फेसिंग एंड थर्ड इज़ योर बाइस फेसिंग, ठीक है। अब फर्स्ट आता है शेप्ड फेसिंग। अब आपको कॉर्नर में एक सैंडो सी दिख रही होगी इमेज, ठीक है, इसमें क्या है, जो आपको ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है दैट इज़ योर शेप्ड फेसिंग, और वही आपको आर्म होल में भी दिख रही है। सो ये आपकी शेप्ड फेसिंग है। इसमें क्या है कि जिस हिसाब से आपकी कटिंग हो रखी होती है फैब्रिक की, शेप जो सेम जैसे कटी होती है उसमें बिना कोई आड़ा तिरछा कोई भी किए, सेम आप उसमें वो पट्टी लगा देते हो या फिर कह सकते हो फेसिंग उसमें जॉइन कर देते हो, जस्ट टू फिनिश द एज ऑफ द फैब्रिक। मतलब आपका जो फैब्रिक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ उसको आपको ठीक करने के लिए या फिर उसको फिनिश करने के लिए आप उस पर पट्टी लगा देते हो या फिर उस पर फेसिंग लगा देते हो। उस पट्टी अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, मतलब उसमें फेसिंग अटैच कर देते हो, ठीक है। सेकेंड इज़ योर बाइस फेसिंग, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं नीचे वाली इमेज में। अब बाइस फेसिंग क्या होती है, बाइस फेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू द क्लोथ। लाइक आपको ये ब्लू वाला दिख रहा होगा इमेज, ठीक है। सो ब्लू वाली इमेज में मतलब ब्लू वाले जो आपका ये कटिंग हो रखी है, ब्लू वाले जो क्लोथ है, इसमें आप देखो कि इसमें जो स्ट्रिप कटी गई है, ठीक है, स्ट्रिप अटैच की गई है सपोर्ट देने के लिए, आपके जो गारमेंट है उसको सपोर्ट देने के लिए ये स्ट्रिप काट के अंदर अटैच की गई है। सो इसे कैसे काटा गया है, डायगनली काटा गया है टू गिव अ शेप टू द गारमेंट, ठीक है, गारमेंट को शेप देने के लिए। लाइक इसका जो गला कटा हुआ है बहुत ज़्यादा डीप कटा हुआ है, डीप भी नहीं कह सकते, बहुत विड्थ में कटा हुआ है। सो इसकी शेप बिगड़ सकती है, तो इससे सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वजह से आपकी बाइस जो फेसिंग होती है वो यहाँ पे काम आती है। उसके नीचे अगर आप देखो इमेज जिसमें कि आपको 3 टाइप की पट्टियाँ दिख रही होंगी, ठीक है। सो ये 3 टाइप की पट्टियाँ क्या होती हैं, ये आपकी बाइस स्ट्रिप होती है, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिकल अगर आपका होने वाला हो चुका होगा अभी तक में भी, ठीक है, तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको शायद पूछा भी गया होगा कि बाइस स्ट्रिप बना के दिखाओ। अब बाइस स्ट्रिप क्या होती है, सो बाइस स्ट्रिप इज़ अ स्ट्रिप, मतलब क्लॉथ की एक स्ट्रिप होती है जिसको हम डायगनली काट देते हैं। डायगनली मतलब 45 डिग्री के एंगल पे उसे काट देते हैं, देन उसके बाद उसे स्ट्रेच करते हैं और वो एक डायगनल फॉर्मेशन ले लेती है। सो दैट इज़ योर बाइस स्ट्रिप, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक्सटेंडेड फेसिंग। अब जो आपकी लास्ट वाली इमेज है जिसमें आपको एक टी शर्ट दिख रही है जिसमें कि ग्रीन वाली पट्टी है अंदर अटैच, सो दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फेसिंग। अब ये जो आपकी बाइस स्ट्रिप्स होती हैं वो किस में काम आती हैं, एक्सटेंडेड फेसिंग में काम आती हैं। कैसे,
क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रिप को पूरे के पूरे फैब्रिक के नेकलाइन पे अटैच किया जाता है सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ एन एक्सटेंडेड फैब्रिक, लाइक एक स्ट्रिप को आप पूरे में यूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ एक्सटेंडेड फैब्रिक, ठीक है। सो इसकी वजह से इसे एक्सटेंडेड फेसिंग कहा जाता है, और ये वेरी करती है कई बार डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो इसमें जो मेथड यूज़ होता है, लाइक जब स्ट्रिप अटैच करते हो उसमें, वो उस मेथड को हम कहते हैं बायस बाइंडिंग मेथड। इसको थोड़ा सा याद रख लो, इसको हम क्या कहते हैं, बायस बाइंडिंग मेथड। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है, आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। आई होप कोई डाउट ना बचा हो मन में। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं पक्का रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और डालनी है, राइट, मैं समझ गई हूँ, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अच्छे से कमेंट करके जाना यार, बिना कमेंट करे जाना मत, चाहे कितनी भी देर हो रही हो, चाहे रात के 2 बजे हो, बट कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। और क्या था, हाँ, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं जानती, मेरे को पता है 12th ख़त्म होने वाली है तुम्हारी, बट अपने जूनियर्स को बोलो फटाफट से सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू। लास्ट में मेरे को ये भी बोलना था, मेरे 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक, और मैं बहुत खुश हूँ। और जितने भी मेरे 600 बच्चे हैं, जो फैमिली है, उनके लिए मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, ठीक है। सो और वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। सो ओके, टिल देन बाय।